नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा निरंतर आपको मिलवा रहा हूं उन कॉन्टेस्टेंट से जो इस बार दिल्ली बार एसोसिएशंस में और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनावी मैदान में उतरे हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा सीनियर एडवोकेट विवेक सूद जी से, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। और विवेक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपके इस हमारे चैनल में। और हम इससे पहले कि मैं आपको बातचीत शुरू करूं, दोस्तों मैं थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ बता दूं कि बेसिकली इज़ फ्रॉम लुधियाना, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। इनकी हालांकि प्राइमरी एजुकेशन अजमेर में हुई और फिर ये दिल्ली में शिफ्ट हुए, तो इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी जो है रामजस कॉलेज से की 1989 में, और सीएलसी से इन्होंने 1992 में अपना लॉ की डिग्री ली। और इसके बाद 2015 में आप सीनियर डेजिग्नेट हो गए। 10 साल उनको एज ए सीनियर एडवोकेट काम करते हुए हो गए हैं। और इनके बारे में खूबी और बता दूं कि इन्होंने 8 किताबें लिखी हैं लीगल एस्पेक्ट पर, लीगल चीज़ों पे उनको हाईलाइट किया है इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट उसमें इन्होंने इशू रेज किए हैं। और एक और खूबी मैं इनकी बता दूं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, कि जो वकालत है, जो एडवोकेसी है, वो इनके रग में है, इनके खून में है। बिकॉज इनके जो ग्रैंडफादर थे वो लाहौर में एडवोकेट थे, और इनके जो फादर साहब रहे वो पंजाब हाई कोर्ट में टैक्सेशन के एडवोकेट रहे, बहुत मशहूर वो अपनी टाइम में एडवोकेट थे। और ये तीसरे अब यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपना जलवा बिखेरा है, एवरीबडी नोज अबाउट हिज कैपेबिलिटीज़ एंड हिज मैं कहूँ इंटेलिजेंसिया जो इनका है, वो वाकई काबिल तारीफ रहता है। तो विवेक जी, एक सवाल के साथ मैं आपके वोटर्स के साथ आपकी बातचीत करा रहा हूँ। आप पहली बार शायद चुनाव में उतरे हैं यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। जी जी। तो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद लगभग 33 साल आप उसमें जा रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको दिमाग में आया, क्या ऐसा लगा कि अगर आप बार में बीइंग प्रेसिडेंट आते हैं तो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर, बट आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन दिल्ली। हम लोग लुधियाना से बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में दिल्ली आए। पंजाब में टेररिज्म की प्रॉब्लम थी 1984, 85, 86, तब हम आए। तो मैं एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ दिल्ली में, एंड आई फील फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए मेरे लिए एक बहुत फीलिंग है। और क्योंकि जब मैं पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट आया तो मैंने जो एडवर्सिटीज़ फेस करे वो मेरे दिल में अभी भी हैं। और क्योंकि अब मुझे 33 इयर्स हो गए एट दी बार इन द दिल्ली हाई कोर्ट, तो मुझे लगा कि अब मुझे मैदान में उतरना चाहिए और मुझे कुछ फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स के लिए कुछ करना है। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड आई डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। मेरे पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पर दिल्ली हाई कोर्ट में मुझे 33 इयर्स हो गए। आई अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द बार, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, स्पेशली द फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स। तो विद दिस इन माइंड, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको कोई इनकरेज करने वाला नहीं है, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन से चेंबर में वो ज्वाइन करें। उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है कि उनके पास सीनियर काउंसिल के साथ उन्होंने ज्वाइन करना है, कोई लॉ फर्म ज्वाइन करनी है, कोई अच्छा चेंबर ज्वाइन करना है। उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, वो भटकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका हाथ पकड़ना ज़रूरी है, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना ज़रूरी है व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द लेगेसी लॉयर्स। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट की जाएगी? जितने अमाइकस ब्रीफ्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स को मिलने चाहिए, जितनी लोकल कमीशन अपॉइंटमेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स को मिलनी चाहिए, जितने लीगल एड के ब्रीफ्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स को मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक प्लेसमेंट सेल होना चाहिए, तो यंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को प्लेस कर सकें, उनको अच्छे अच्छे चेंबर्स में प्लेसमेंट मिल सके ताकि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हो सके। कि आपने कहा कि उनको जो लोकल कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, एमआईकेस का जो होता है, वो उनको यंगस्टर को मिलना चाहिए।
मैं आपका ध्यान थोड़ा सा एक रियलिटी की तरफ दिला दूं, यंगस्टर्स को तो आज भी मिलता है, लेकिन उसमें बड़ा नेपोटिज्म है। मुझे नहीं मालूम आप कितना उसको टच कर पाए उस सब्जेक्ट को, कि वहाँ मिलता तो यंगस्टर्स को है, लेकिन मिलता उन्हीं को है जिनके या तो कोई ना कोई गॉड फादर हैं, या जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे सीनियर आप जैसे एडवोकेट हैं, या जिनकी मैं डायरेक्ट कहूँ तो जजिस से कोई ना कोई जान पहचान है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मेरे जैसा आम लॉयर जो बिल्कुल कॉमन लॉयर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको तो नंबर ही नहीं आता 10-10 साल 15-15 साल, और एक लॉयर को 5 बार मिल जाता है 2 महीने में। तो यही प्रॉब्लम को तो हमने ब्रेक करना है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इफ दिस इशू इज टेकन अप with the judges, with the chief justice and with all the judges of the high court, ये बदलाव लाया जा सकता है कि जो लिस्ट बनती है अमाइकस ब्रीफ्स की, लोकल कमीशन अपॉइंटमेंट्स की, लीगल एड अपॉइंटमेंट्स की, उसमें यंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। यहीं पे तो मेरी वॉइस है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इफ़ ही वांट्स ही कैन टेक अप दिस इशू एंड ब्रिंग अबाउट दिस रिफॉर्म इन द सिस्टम। रिफॉर्म के तौर पे ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे? क्यों नहीं ला पाऊंगा? ये तो मेरा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इस चेंज को बिल्कुल लाऊंगा, इस रिफॉर्म को लाऊंगा। अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को देखें, मैंने लिंक्डइन पे पिछले 5 साल से कम 38,000 लॉयर्स को मैं मोटिवेट करते आया हूँ, यंग लॉयर, यंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, यू कैन टेक द वॉइस टू द जजेस, यू कैन ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, यू शुड हैव द विल टू डू इट एंड आई हैव द विल टू डू इट। सर, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार में कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट बार में कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, या बहुत सारे एडवोकेट्स को, मेरे जैसे जो सिंपल एडवोकेट हैं, कि यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को रेज करके एक वोट बैंक बटोरने की कोशिश की जा रही है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, कि जब हम अगर सत्ता में आए तो दलितों के लिए ये करेंगे, पिछड़ों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो फ्रीबीज पहले घोषणा कर देते हैं। ऐसे ही एवरी कैंडिडेट इज सेइंग अबाउट द यंगस्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ आज से 15 साल पहले खड़ा था, जहाँ आज से 25 साल पहले खड़ा था, आज भी वो वहीं है। आज फ़र्क इतना आ गया कि आज खर्चे ज़्यादा हो गए यंगस्टर्स के। जब आप कभी जूनियरशिप में आए होंगे तो उस वक्त खर्चे बड़े कम थे, आज ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया सर। तो अब क्या इसको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? विवेक सूद जी भी आज बात कर रहे हैं, कल भूल जाएं। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। मैंने लिंक्डइन की कम्युनिटी 2020 में शुरू करी थी, 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मेरी कम्युनिटी में 38,000 यंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स पैन इंडिया मेरी कम्युनिटी में है। ऐसे ही तो नहीं आ गए, मेरे हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट्स आर देयर। मैंने तो इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान किया था वो तो मैंने 1 साल पहले ही किया था। जहन में बहुत पहले प्लान बन गई, और तो आपने कम्युनिटी जोड़ ली 38,000 लोगों की। ये तो देखिए, फिर अब अगर आप किसी को भी डाउट करना चाहेंगे तो हर चीज़ का एक डाउट क्रिएट किया जा सकता है। बट 5 years से आई हैव बीन बिल्डिंग ऑन दैट कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी को पता है कि मैंने कैसे उसको बिल्डअप किया है, किस टाइप के मेरे पोस्ट हैं। मैंने कई मेंटोरशिप प्रोग्राम्स किए, कई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए। मेरे चेंबर में आपको मैं बताना चाहूँगा, आई टेक एटलीस्ट 20 इंटर्न्स एवरी मंथ। मेरा ऑफिस सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का है गोल्फ लिंक्स में, बट वी टेक 20, 25, 30 इंटर्न्स एवरी मंथ। व्हाई डू आई डू दैट? मुझे तो 1 या 2 जूनियर्स की ज़रूरत है। मेरा आइडिया ये है कि मैक्सिमम लोगों को मेरे चेंबर से बेनिफिट हो। हर शाम को हम सेशंस करते हैं अपने इंटर्न्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। उनको हम बताते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या टेक्निक है, एडवोकेसी कैसे की जाती है। वोटर्स ने सुन लिया कि आप यंगस्टर्स का वेलफेयर प्रायोरिटी पे करना चाहते हैं। बीइंग प्रेसिडेंट, और क्या प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है इस प्रेजेंट सिनेरियो में हाई कोर्ट में, जो जिन पे आप काम करना चाहिए? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, जो मैं बदलना चाहूँगा, जितने डिसीशंस हैं विच अफेक्ट द बार, द मेंबर्स ऑफ द बार, वो जीबीएम में लेने चाहिए। वो जो बार एसोसिएशन का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको सिर्फ नहीं लेना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे विमेन रिजर्वेशंस पे अभी मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जीबीएम में ये मामला गया। अगर वो आप जीबीएम अटेंड करते तो आपको पता चलता, 2-4 मिनट में वो जीबीएम ख़त्म हो गई। अगर मैं प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ, मैं प्रेसिडेंट अगर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बना,
हर इंपॉर्टेंट मुद्दे पे एक जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें डिबेट होगी, डिबेट के बाद एक प्रॉपर जेन्युइन वोटिंग होगी और जितने कलेक्टिव डिसीशंस हैं वो सारे कलेक्टिवली लिए जाएंगे. आई विल नॉट वांट टू बी अ सोल प्रोप्राइटर. आई डोंट वांट टू टेक डिसीशंस ऑल ऑन माय ओन. द जीबीएम हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीशंस ऑन बिहाफ ऑफ द बार. थर्डली, कुछ मुद्दे हैं, जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे हैं. आज जो हैं लेडी लॉयर्स दे हैव इमर्ज्ड एज अ फोर्स टू रेकन विद. तो जो डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स हैं 50-50 होना चाहिए. एलिवेशन टू द बेंच है 50-50 होना चाहिए. मतलब आप 33 से 50 पे आ गए. नहीं, मैं कोई रिजर्वेशन नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. तो विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है इन द डेजिग्नेशन प्रोसेस, इन द एलिवेशन प्रोसेस, वो पैरिटी आनी चाहिए बिटवीन द मेल काउंटर पार्ट्स एंड द फीमेल काउंटर पार्ट्स. Number of female lawyers are still less than male lawyers. They are sizable today. I don't think They are sizable, but not equal. They would be at least 30-70. पर आप सिर्फ पॉपुलेशन पे नहीं आप जा सकते ना. चलिए, अगर आप कहते हैं कि 30-70 है, पर अगर बेंच पे और डेजिग्नेशन में आप देखिए वो तो 10:90 चल रहा है. उसको तो आप इम्प्रूव करेंगे उस रेशियो को. थर्ड, एक और मुद्दा है जो मेरे माइंड में, जो अभी डेजिग्नेट हुए सीनियर एडवोकेट्स, अभी मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मुद्दा, उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए. जो डेजिग्नेशन का प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस लॉयर्स डेजिग्नेट हों और मेरिटोरियस लॉयर्स जो रह जाते हैं वो ना रहें. कई मेरिटोरियस लॉयर्स हैं जो रह गए एंड दे आर क्वेश्चनिंग द प्रोसेस. द बार में आप कैंटीन में बैठिए, आप बार रूम में बैठिए, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी अनहैप्पी विद द डेजिग्नेशन प्रोसेस. उसमें रिफॉर्म आना चाहिए. तो मैं कुछ मुद्दों पे एक बड़ा क्लियर स्टैंड लूंगा इफ आई एम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. मेरे लिए कोई ऑर्नामेंटल पोजीशन नहीं है, मेरे लिए कोई करियर की मूव नहीं है ये प्रेसिडेंट बनना. What are your views about the collegium system? I am for collegium system because if you compare the collegium system with the government appointing judges, definitely the collegium system is far better. गवर्नमेंट इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है. इसमें बिल्कुल जरूरत है. उसमें फ्लॉज हैं, उसमें किथ एंड किन ऑफ जजेस आ जाते हैं जो एलिवेट हो जाते हैं. ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट से कंपेयर करें तो collegium system is far better than the government appointing judges, although there are flaws in the collegium appointment system as well. डू यू थिंक कि अगर आपको मैंडेट मिलता है बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आप इस मुद्दे पे कुछ आवाज उठाएंगे? आवाज उठा सकते हैं. उसमें मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकता. दैट्स फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड. बट एज अ वॉइस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बार आई कैन टेक अप दिस इशू. इस वॉइस को आगे पहुंचाया जा सकता है अगर आप में विल हो. बट सर, जब वॉइस की बात चली है, अभी पीछे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया और उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5 दिन स्ट्राइक रही और हाई कोर्ट वाज साइलेंट, हाई कोर्ट बार वाज साइलेंट. बिल्कुल लास्ट में ये कहा कि हम 1 दिन का टोकन स्ट्राइक रखेंगे, तब तक वो मामला सुलट गया. तब तो डिस्ट्रिक्ट बार के जो एडवोकेट्स हैं उनके मन में आया कि भाई वो शायद इसको अपने आप को हमसे अलग मानते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स में शेयर नहीं करते, वॉइस उनकी नहीं आती. अगर आप प्रेसिडेंट होते तो आप क्या करते? डेफिनेटली मैं तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता. ये नहीं हुई, गलत हुआ. मेरे हिसाब से ये गलत हुआ और ये सवाल जो है जो करंट एग्जीक्यूटिव है उनसे पूछना चाहिए आपको ये सवाल. मेरे से तो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सवाल नहीं होता तो मैं क्या करता. मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ. हाँ. मैं एक आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ बिकॉज अगर आपको मैंडेट मिला. मैं डेफिनेटली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता. हाँ, बट ये है कि मैं ऑल सेड एंड डन, मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा. वी आर सिटिंग इन द दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट है इट इज़ नॉट द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस. वी इन द दिल्ली हाई कोर्ट कैन नॉट गो ऑन अ स्ट्राइक एवरी 7th day like in Ghaziabad or Hapur in other places in UP. We are Delhi High Court. We have to जब मुद्दा इतना सेंसिटिव हो, लाइक अमेंडमेंट जो आ रहे थे जिसमें वकीलों को बिल्कुल एक मैं कहूँ बांधने की कोशिश की गई थी, डिग्निटी पे चोट हुई थी. डेफिनेटली बट मैं इसमें और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा. वी आर सिटिंग इन द दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती तो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करिए इन अमेंडमेंट्स को.
We are a legal community. We are not like workmen of factories who will go on a strike on every issue. No, please, Mr. Sharma, please understand. Yeah. It's a constitutional court. You have Article 226. I You know. can file a I know. Article 32. I know. Every decision of the executive and the parliament is open to challenge before the High Court and the Supreme Court. I know That's an exactly. alternative remedy. बट मैं आपका ध्यान इसी बात पे थोड़ा सा ले जाऊं, जब ये I'm- BNSS स्टार्ट हुआ, I'm not in favor of indefinite strikes. आई एम नॉट सेइंग कि यू आप स्ट्राइक करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बट एक आवाज तो उठनी बिल्कुल चाहिए। मैं बिल्कुल आवाज उठाते मैं हम इसी हम आवाज की बात कर रहा हूँ। जब ये नया सिस्टम आया, BNS का आया, BNSS का आया, तब भी ये आवाज उठी कि साहब इसमें सिर्फ आपने जो है सेक्शन नंबर ऑफ सेक्शंस बदल दिए हैं, लॉ वही है, इसमें से कुछ चीज़ों को डिलीट करके वही सेक्शन रहते। जो PhD आप जैसे लोग थे, जो IPC में, CRPC में, CPC में, वो आज प्राइमरी स्टूडेंट बन गए, आज वही वो लर्न कर रहे हैं जो आज नए बच्चे लर्न कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा आई विल रिपीट दिस, क्योंकि अब ये BNS है, BNSS है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है। आई बिलीव इन लीगल रेमेडीज, एग्जॉस्टिंग लीगल रेमेडीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, I, for one, do not believe in any form of indefinite strikes. We are not like workmen in a factory. We are the legal community. We are a highly educated community of lawyers, especially in the Delhi High Court. There are so many other ways to protest. Yes, definitely. But protest should be there. Protest should be there. My concern is only that. But in my view, I believe in constitutional protests through writ petitions under Article 226 and Article 32 over all other informal kinds of remedies, in my view. I am a lawman for 33 years. I believe in challenging the laws in the court of law rather than going on some indefinite strike. ये बहुत लंबी, इस पे हम दोबारा कभी बात करेंगे। अभी चुनावी माहौल है और लोग सुनना ये चाहते हैं कि आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ सबसे बहुत अहम प्रॉब्लम की तरफ आपका तरफ ले चल रहा हूँ, पार्किंग की प्रॉब्लम। स्पेस इज लिमिटेड एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट, आपको अगर मैंडेट मिला तो आप इस पे क्या कोई वैसा आपके पास ब्लूप्रिंट है या कोई प्लान है दिमाग में कि इसको आप रिजोल्व करने की तरफ कुछ कर पाए? मेरे पास दो प्लान्स हैं। एक तो मैं ये पिच करूँगा कि हमारे हाई कोर्ट के नियरेस्ट पॉइंट पे मेट्रो लाइन होनी चाहिए। मुझे लगता है जो हमारे पिछले एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको जब ये हमारी मेट्रो लाइन क्रिएट हो रही थी, जब बन रही थी, तो मेट्रो लाइन हमारी हाई कोर्ट के पास आने चाहिए थी। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, पर उन मॉन्यूमेंट्स को गेट ओवर करने के लिए इसका कोई लेजिस्लेशन लाया जा सकता था, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन था। इन माई व्यू, आई कैन रेज द वॉइस फॉर अ मेट्रो लाइन क्लोजेस्ट टू द हाई कोर्ट। सेकेंडली, लग्जरी बस सर्विस होनी चाहिए, एयर कंडीशन लग्जरी बस सर्विस होनी चाहिए between all the courts and Delhi High Court, between the High Court and the nearest metro station. डेस्टिनेशन बस। Another thing, अगर आप लोधी रोड से बारापुल्ला की तरफ जाएं तो मल्टी लेवल पार्किंग पब्लिक स्पेस में बन गई है। ऐसी मल्टी लेवल पार्किंग्स बननी चाहिए। बहुत सालों से ये मुद्दा चल रहा है कि काका नगर, बापा नगर के जितने फ्लैट्स हैं, ये सारी लैंड जो है ये हाई कोर्ट के पास आनी चाहिए। I will raise this voice with the authority, with the central government, with the state government. तो all these things should be और expedited. कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आपके माइंड में है जो आपने यहाँ ऑब्जर्व की हो? यस, एक और प्रॉब्लम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। वाईफाई कनेक्टिविटी और बढ़िया होनी चाहिए। एक और काम जो मैं करूँगा, जो कंसल्टेशन रूम्स हैं जहाँ पे लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 या 3 या 4 हैं हाई कोर्ट में, कम से कम 10 होने चाहिए। यहाँ पे कंसल्टेशन रूम्स होने चाहिए। आजकल ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आजकल बहुत कंफर्टेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अगर आप चाहें तो ओपन स्पेसेस में आप इजीली 5, 7, 10 कंसल्टेशन रूम्स बनाए जा सकते हैं। इस पे भी मैं वर्क करूँगा, ये भी मेरे मैनिफेस्टो में है। तो सुन रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा प्लानिंग है, बहुत सारा एक विज़न है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। आपके पास भी समय की कमी है और मैं समझ सकता हूं कि होली फेस्टिवल आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन
प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको तफसील से सुनना, उनको बहुत डिटेल में सुनना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कुछ क्षण के लिए मैं आपके और सूद साहब के बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ। ये आप सब सुन रहे हैं, डायरेक्ट अपील ये आपसे, जो भी कुछ कहना चाहें, मैसेज अपना देना चाहें। सूद साहब, वोटर्स आपके सामने हैं तमाम दिल्ली के, आप जो कहना चाहें उनको कह सकते हैं। जी, आप सबको पता होगा कि मेरा जो कैंपेन है वो हाईली डिग्निफाइड कैंपेन रहा। मैंने किसी भी वोटर को, किसी भी मेंबर ऑफ द बार को डिस्टर्ब नहीं किया। कोर्ट के बाहर जो लॉयर्स वेट करते हैं अपने केसेस के लिए, मैंने कहीं उनको डिस्टर्ब नहीं किया। गेट्स पे मॉर्निंग में लॉयर्स अपने मैटर्स के लिए रश कर रहे होते हैं, मैंने कहीं वहाँ पे किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने अपने इंटर्न्स और जूनियर्स को अपने कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मेरा एक डिग्निफाइड कैंपेन रहा है, जो मैं बिलीव करता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एक डिग्निफाइड कैंपेन होना चाहिए। सेकेंडली, आई एम ऑल फॉर फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स। मेरे पास, मेरे माइंड में मेरी एक विजन है, मेरा एक पर्पस है, मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है। देयरफॉर आई सीक योर वोट, आई सीक योर सपोर्ट एंड आई सीक योर गुड विशेस। मैं जैसे पहला था, जब मैंने बार में मैं आया था, आई हैव बीन कंसिडर टू बी ए वेरी एक्सेसिबल, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आज भी मैं वैसा ही हूँ, कल भी मैं वैसे ही रहूँगा। आई विल बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू 24/7 इन माई 2-year टेन्योर। और मैं एक चीज़ और बोल दूँ, मेरा जिस दिन टेन्योर ख़त्म होगा उस दिन मैं रिज़ाइन करूँगा, ताकि अगले इलेक्शंस टाइमली होल्ड किए जाएँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में कि इलेक्शंस आर नेवर हेल्ड ऑन टाइम। आई विल इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन टाइम। थैंक यू एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन। थैंक यू वेरी मच। तो सुना दोस्तों, ये वही अपील आपने इनकी सुनी, इनका जो तरीका इन्होंने कैंपेनिंग का किया उसके बारे में इन्होंने आपको बताया। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट दोस्तों। एक प्रेसिडेंट की पोस्ट जो दिल्ली, कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। पूरा इंडिया की जितनी तमाम हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट बार की तरफ देखती हैं और उनसे इंस्पायरेशन लेती हैं, उनको देखती हैं कि उनकी वर्किंग कैसी है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। सो आप अपने वोट का बहुत सही और सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। एक अपील मैं करना चाहता हूँ कि आप तमाम कैंडिडेट्स को सुनिए, इसी पोस्ट पर कई और लोग भी हैं, उनको सुनिए। मैं कोशिश करूंगा आपसे भी उनको रूबरू बात कराऊं, नहीं तो आप करिएगा और उनका विज़न जानिएगा, उनकी जो ऑनेस्टी है उसको परखिएगा, उनका जो डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क है वो देखिएगा, उनका एसेसिबिलिटी देखिएगा और फिर आप कंपेयर करके बहुत सोच समझकर बिना किसी इज़्म के अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिए दोस्तों, ताकि एक बेहतरीन बार यहाँ बन सके और उस बार से पूरे तमाम आम एडवोकेट्स का वेलफेयर हो सके। ऐसी आप कोशिश करिएगा, उसमें आप सहयोगी बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।